चलिए, आज का टॉपिक है हमारे सामने सेल डीड, यानी कि जिसको हिंदी में कहा जाता है विक्रय लेख या विक्रय नामा भी कई जगह पर कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है बिहार में, झारखंड में या यूपी में या और इसके आसपास के राज्यों में क्या बोला करते हैं सेल डीड को, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, आप केवाला का नाम सुने होंगे। क्या चीज़ का? केवाला का, या बैनामा का, या आप सिंपली रजिस्ट्री सुने होंगे। रजिस्ट्री कॉपी। तो यही सब एक्चुअली केवाला, बैनामा, रजिस्ट्री कॉपी, ये सब जो है ना, एक्चुअली ये सब सेल डीड है। ठीक है, बारीकी समझाएंगे इस वीडियो में, चिंता नहीं करना है, केवल आपको बने रहना है। सेल डीड क्या है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का एक तरीका है। मान के चलिए, एग्जाम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ए के पास कुछ प्रॉपर्टी है, मान के चलिए कि ज़मीन है। चूँकि आप अमीन के कोर्स में ज्वाइन किए हुए हैं तो हम ज़मीन के ऊपर ही बात करेंगे। हम ट्रैक्टर या कोई जानवर या कोई आभूषण या किसी और भी तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी के विषय में बात नहीं करेंगे, या बिल्डिंग, फ्लैट, ये सब का बात नहीं होगी। ठीक है, हालांकि वो सब का भी जो है, जो ट्रांसफ़र है, टाइटल का जो ट्रांसफ़र है वो इसी तरह से होता है। ठीक है, बस अगर आप ज़मीन का ट्रांसफ़र के विषय में समझ गए तो फिर और भी चीज़ों का ट्रांसफ़र आपको समझना एकदम आसान हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे कि यदि आप ट्रैक्टर चलाना सीख गए तो और भी गाड़ियाँ चलाना थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाती है कि नहीं। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति है ए और दूसरा है बी। ए है यहाँ पर सेलर। क्या है? सेलर। और बी जो है ये है बायर, यानी इसको हम लोग बोलेंगे विक्रेता और इसको हम लोग बोलेंगे क्रेता। विक्रेता यानी कि बेचने वाला, मतलब इसके पास जमीन है, ये बेचना चाह रहा है। ठीक है, और बी जो है क्रेता है, वो खरीदना चाह रहा है। तो कैसे खरीदेगा, किस प्रकार से इस ज़मीन पर जो है बी का पूरी हक हो जाएगा, इसके विषय में आपको एकदम सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। ऐसा नहीं कि सेलर की जगह पर एक आदमी हो सकता है, इस जगह पर 2-3 आदमी हो सकते हैं। खरीदने की जगह पर भी जो है, क्रेता की जगह पर जो है, वहाँ पर भी 2-3 आदमी, यह समूह पूरा हो सकता है। क्लियर? चलिए, अब दोस्तों मान के चलिए बी आया ए के पास ज़मीन खरीदने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात भाई, रेट वगैरह तय होगा। ठीक है, कि भाई कैसे डिसमिल ज़मीन बेचेगा, या कैसे कट्ठा बेचेगा, कैसे धुर बेचेगा। कहीं कहीं पर जो है फीट के आधार पर ज़मीन बिकता है, कहीं कहीं पर जो है बीघा के आधार पर बिकता है, कहीं कहीं पर डिसमिल के आधार पर बिकता है, जैसे बिकता हो। ठीक है, तो ए और बी के बीच में एक रेट तय होगा। ए बोला, मान के चलिए कि यहाँ पर मेरे पास जो है 3 कट्ठा ज़मीन है, तीनों कट्ठा ज़मीन जो है 6 लाख रुपये कट्ठा हम देंगे, यानी 18 लाख रुपये देना होगा। लेकिन बी का कहना नहीं, हम 4 लाख रुपये यानी कि 12 लाख रुपये देंगे। ये बोल रहा है 18 लाख, या 18 लाख लेंगे। ये बोल रहा है भैया हम तो 12 लाख ही दे पाएंगे। ठीक है, तो वो दोनों के बीच में बातें होंगी, जो कुछ भी होगा। मान के चले कि 15 लाख में तय हुआ। ठीक है, 15 लाख में ये ज़मीन जो है तय हुआ। ठीक है, और ये ज़मीन जो है ये है 3 कट्ठा। ओके, आपके क्षेत्र में 1 कट्ठा में जितना भी होता होगा, ठीक है, उसी को मान लीजिए। तो 3 कट्ठा ज़मीन है और 15 लाख में तय हो गया। खरीदने वाला तैयार हो गया, बेचने वाला भी तैयार हो गया। अब इमरजेंसी में जब बातें हो जाती है ना, तो जल्दबाजी में तो रजिस्ट्री आप तो करा नहीं पाएंगे। ये जो सेल डीड है, ये जो विक्रय लेख है, उतना आसानी से तैयार नहीं होगा। इसका प्रक्रिया होता है। ठीक है, स्लो होता है हल्का, और कुछ पेपर भी बनाने पड़ते हैं ब्लॉक से, जैसे कि LPC, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड पोजीशनिंग सर्टिफिकेट। वो आप लेंगे तब जाकर के रजिस्ट्री होगा। फिर जो ज़मीन है, ये जो विक्रेता है कब तक इसका रसीद कटवाया है, करंट का रसीद है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक प्रॉपर्टी जो है, जो ज़मीन है, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये सब कंडीशन रहते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। तो यहाँ पर अगर मान के चलिए रेट तय हो गया और ज़मीन भाई, ये जो तुरंत टाइटल ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकता है। अभी भाई इस ज़मीन का जो है ये मालिक है, क्या है?
अभी जो है जमीन बिकने से पहले मालिक कौन है? ए है। किसका? इस जमीन का। अब ये जमीन बेचा जा रहा है किसको? बी को। ठीक है, तो जब तय हो जाएगा रेट तो क्या होगा? एक एग्रीमेंट टू सेल तैयार होगा। ठीक है, क्या तैयार होगा? एग्रीमेंट तैयार होगा, ध्यान दीजिएगा। और ये एग्रीमेंट जो है ये टाइटल को ट्रांसफर नहीं करेगा। मतलब कि अगर ये मालिक ए है तो ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट हो गया तो इस जमीन का मालिक अब बी हो गया, नहीं। ये एग्रीमेंट टू सेल है। इसका मतलब कि भाई जो टर्म्स एंड कंडीशन है ए के बीच में वो वहाँ पर लिखी रहेगी। ठीक है, दोनों का हस्ताक्षर रहेगा, कुछ गवाह के भी हस्ताक्षर रहेंगे। ठीक है, अंगूठा वगैरह का भी इंप्रेशन वगैरह हो सकता है, और इसमें नोटरी वगैरह यानी कि स्टाम्प ड्यूटी सब लगा रहेगा, या फिर एक सादा पेपर भी एग्रीमेंट हुआ करता है। ठीक है, तो जब रेट तय हो जाता है तो उसके बाद एग्रीमेंट तुरंत तैयार किया जाता है। सिंपल सी बात है। और मान के चलिए जमीन पूरा क्लियर कट है, ऐसा जमीन है कि कल पैसा दीजिए कल ही रजिस्ट्री हो जाएगा, मतलब 1-2 दिन के अंदर में हो जाएगा, तो वैसे कंडीशन में भी होता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ऐसा पूरा क्लियर कट जमीन और इतना जल्दबाजी में आपको भी भाई मान के चलिए खरीदने वाला ऐसा थोड़ी कि 15 लाख रुपये पैकेट में लेकर घूमता होगा, उसको भी व्यवस्था करने में लगेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बहुत सारे केसेस में जो है एग्रीमेंट तैयार करना ही पड़ता है। क्लियर? कुछ एडवांस दे देगा। इस एग्रीमेंट में क्या होता है? कुछ एडवांस देगा ए को, ताकि ये प्रॉपर्टी जो है ए किसी और के पास जो है बेच ना सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि तय कर लिया, एग्रीमेंट नहीं हुआ, अभी ये दे रहा था 15 लाख, अगला पार्टी पहुंचा वो दे रहा है 18 लाख, तो ऐसा थोड़ी कि ये इसको देगा, तो उसी को देगा ना। लेकिन एग्रीमेंट तैयार रहेगा, थोड़ा सा ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेगा। सिंपल सी बात है। हालांकि ये दूसरे के पास भी बेच सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। बाद में जो होगा देखा जाएगा कि खरीदने वाला खुद जो है क्या केस वगैरह के चक्कर में पड़ेगा, खुद स्वतः जो है ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलिए खैर, बहुत कुछ जो है विश्वास पर भी काम होता है आजकल दुनिया में। ठीक है, तो एग्रीमेंट में क्या होता है? ऑलमोस्ट 10% जो है एडवांस दिया जाता है। किसको? ए को। मान के चलिए कि 15 लाख का जमीन है तो 10% यानी कि 1.5 लाख के आसपास जो है दिया जाएगा, ए को दे दिया गया। और सारी चीज़ें लिख दी गई कि भाई ये ज़मीन का प्लॉट नंबर इतना है, खाता नंबर इतना है, मालिक ए है। ठीक है, इस ज़मीन को खरीदा जा रहा है, यहाँ पर विक्रेता कौन है, क्रेता कौन है, सारी चीज़ें दर्ज रहेंगी, दोनों के हस्ताक्षर रहेंगे, गवाह रहेंगे, बस वो एक तैयार हो गया। फिर कब तक जो है ये रजिस्ट्री ए जो है करा देगा, कब तक पेपर वगैरह पूरा क्लियर करके देगा ताकि रजिस्ट्री हो जाए। जितने भी टर्म्स कंडीशन होंगे सारी चीज़ें यहाँ पर नोट आउट किए जाएंगे। क्लियर? इतना होने के बाद अब तो चूंकि ये जो मालिक अभी भी तो ए है, एग्रीमेंट तैयार हुआ, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, अब टाइटल को ट्रांसफर करने के लिए यानी कि मालिकाना हक को ट्रांसफर करने के लिए उसको करना पड़ेगा सेल डीड तैयार। ठीक है, जब तक सेल डीड तैयार नहीं किया जाएगा और उसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री नहीं किया जाएगा, तब तक ये जमीन का जो मालिकाना हक है वो बी को ट्रांसफर नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? सिंपल सी बात है, देखिए क्या होगा। चलिए एग्रीमेंट वाला तो ये मामला आप समझ गए होंगे। चलिए इस चीज़ को जो है हम यहाँ पर उठा करके इधर लाते हैं। ओहो, थोड़ा सा जो है इसको उठा करके इधर लाते हैं। ठीक है, ये एग्रीमेंट आपका हो गया, एक एग्रीमेंट ही फर्स्टली तैयार होगा दोस्तों। उसके बाद जो है ना एक ही बोर्ड में हम समझा देते हैं, बार बार स्लाइड क्यों चेंज करें, यहीं पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सेल डीड तैयार होगा, विक्रय लेख या विक्रय पत्र, जिसको केवाला, बैनामा, रजिस्ट्री कॉपी आदि ये सब कहते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर जो है स्टाम्प ड्यूटी लगा रहेगा, यानी कि जो टिकट होता है 50 रुपये का, 100 रुपये का, जिस प्रकार का ज़मीन हो उसके आधार पर यहाँ पर जो है टिकट लगा रहेगा इस ऊपर वाला हेडिंग में। ओके, उसके बाद लेखकारी हो गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए लेखकारी और लेखधारी में कई लोग जो है फंस जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेलर है, विक्रेता, विक्रेता को जब केवाला तैयार किया जाएगा, जब इसका ड्राफ्टिंग किया जाएगा सेल डीड का, देखिए आप सेल डीड तैयार हो रहा है, एग्रीमेंट के बाद सेल डीड कैसे बिकेगा ज़मीन, देखिएगा टाइटल कैसे ट्रांसफ़र होगा। विक्रेता डायरेक्ट लिखा नहीं जाता है सेल डीड में, बेसिकली अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है उसमें लिखा जाता है लेखकारी। क्या लिखा जाता है? लेखकारी। और कई जगहों में और भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अपना देख लीजिएगा, लेखकारी हुआ। लेखकारी का मतलब हुआ लिखने वाला, यानी जमीन जो लिख रहा है। ठीक है, लिख दे रहा है। क्लियर? और क्रेता को हम लोग बोलते हैं लेखधारी।
अगर मान के चलिए क्रेता जो है पैसा दे करके 15 लाख में तय हुआ, पैसा देगा ए को, तो बताइए एक चीज़, जो यहाँ पर जो ओरिजिनल कॉपी होगा वो कौन रखेगा? ए रखेगा कि बी रखेगा? बी रखेगा, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए इसको बोला गया है लेखधारी, यानी लेख को धारण करने वाला। ये जो विक्रय लेख है ना, ये जो सेल डीड जो तैयार होगा ना, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कॉपी होगा ना, उस चीज़ को जो है कौन रखेगा? बायर रखेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं लेखधारी, यानी लेख को धारण करने वाला। लेखकारी बोलते हैं जो लिख रहा है, जो ज़मीन बेच रहा है। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारी चीज़ें जो है हमको मिलती कहाँ से, ये भी आपको जानना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफ़र एक्ट जो है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफ़र एक्ट 1882 सेक्शन 54 में है, ठीक है, कि किस तरह से ज़मीन बिकेगा, क्या होगा, नहीं होगा, अभी सारा चीज़ बताएंगे, चिंता नहीं करना है। तो ये क्या हो गया? विक्रयनामा, यानी इसका ड्राफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि रजिस्ट्री ऑफिस में उस ड्राफ्ट जो आप तैयार किए उसका रजिस्ट्री हो जाता है, ठीक है, नंबर उसमें दे दिया जाता है। समस्या ये है कि इसका पहले आपको ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। कोई राइटर होगा, ठीक है, मतलब लिखने वाला जो होगा, ठीक है, टाइपिस्ट, उसके पास जाइएगा, उसको टाइप कराइएगा। हो सकता है आपके पास कोई वकील रहे, कोई मुंशी रहे, ठीक है, वो टाइप करवा देगा। पेपर दीजिएगा, कौन ज़मीन खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, सारा चीज़ दीजिएगा तो वो टाइप करवा देगा, ठीक है। तो उसी का यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो क्या क्या इसमें लिखा रहेगा भाई? ऐसे कि लेखकारी हो गया, साथ में क्या हो गया? लेखधारी, यानी लेखकारी का नाम हो गया, उसके पिता का नाम हो गया, या फिर अगर लेडीज़ है तो फिर उसके पति का नाम, या फिर अगर शादी नहीं हुआ है, कोई लड़की है तो उसका पिता का नाम, वो सारी चीज़ें जो है, उसका एड्रेस, आधार नंबर, ये सब लिखा रहेगा लेखकारी का। लेखधारी का भी लिखा रहेगा पूरा एड्रेस, ठीक है, पता वगैरह पूरा, ठीक है। उसके बाद में ज़मीन का विवरण, या फिर आप कहें सबसे पहले, हाँ, ज़मीन का विवरण भी बोल सकते हैं, ठीक है, ज़मीन का विवरण, यानी किस ज़मीन को खरीदा बेचा जा रहा है, उस ज़मीन का पूरा विवरण रहता है कि भाई जो ज़मीन खरीदा जा रहा है उसका प्लॉट नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, ज़मीन का किस्म क्या है, किस तरह का ज़मीन है, कायमी है कि सिकमी है, ये किस तरह का ज़मीन है, क्योंकि भाई हर ज़मीन ट्रांसफ़र भी नहीं होता है। अभी समस्याएं बहुत सारी हैं, अभी आगे चर्चा करेंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो ज़मीन का विवरण हो गया, ठीक है, पूरा ज़मीन का पूरा एड्रेस लिखा रहेगा इसमें कुल मिला करके, ओके। साथ में मोबलग राशि, या फिर राशि केवल लिख देते हैं। राशि कहने का मतलब कि भाई कितना में तय हुआ, वो चीज़ जो है यहाँ पर लिखा रहेगा कि भाई प्रति कट्ठा जो है 5 लाख रुपया के हिसाब से तय हुआ, ठीक है। तो कुल 15 लाख रुपया देय होगा, मतलब किसके द्वारा? क्रेता के द्वारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी रहेंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी रहेंगे। कभी कभी विक्रयनामा इस आधार पर भी तैयार होता है। देखिए रजिस्ट्री ऐसा नहीं कि पूरा पूरी ज़मीन ये तभी रजिस्ट्री होगा, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखे जा सकते हैं। मान के चलिए बहुत बड़ा पूंजी का वहाँ पर बात है तो आधा दिया गया है, आधा जो है रजिस्ट्री के बाद दिया जाएगा, तो वहाँ पर लिखा रहेगा और बाद में फिर दिया जा सकता है। तो इस तरह से भी टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, और भी जो कुछ भी है वो सब रहेगा। नज़रिया नक्शा, यानी कि ट्रेसिंग नक्शा रहेगा। ट्रेसिंग नक्शा जो अमीन जो है नाप करके, मतलब ट्रेस करके देता है। नक्शा ट्रेस करने के लिए आपको हम बताए हुए हैं, ठीक है। नक्शा रहता है, उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रख करके जो प्लॉट को खरीदा बेचा जा रहा है उसको ट्रेस कर लिया जाता है, ठीक है। रेड पेन से दिखा दिया जाता है, उसके अगल बगल में भी और कुछ चौहद्दी वगैरह दिखा दी जाती है, ठीक है। तो ट्रेसिंग वाला नक्शा भी इस ड्राफ्ट में जो है सो ये अटैच होता है, क्लियर। साथ में यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें जब दर्ज हो जाएंगी, पूरा ज़मीन का विवरण, पूरा लेखकारी, लेखधारी, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन, ट्रेसिंग नक्शा, ये सब सारा चीज़ जब हो जाएगा तो उसके बाद में दोनों का हस्ताक्षर रहेगा, ठीक है। हस्ताक्षर लेखकारी का भी और लेखधारी का, और मिनिमम 2 गवाह भी रहेंगे, ठीक है। ये जो डीड तैयार होगा, रजिस्ट्री जिसमें होगा तो 2 गवाह भी इसमें रहेंगे, ठीक है। अंगूठा वगैरह का इंप्रेशन लग सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है अंततः, क्लियर, बात समझ आई। तो इसी तरह से दोस्तों एक डीड तैयार किया जाता है,
कौन सा डीड? सेल डीड, ठीक है, केवाला। अब ये जो है आप टाइपिस्ट के यहाँ तैयार करवा दिए। अब बात आई रजिस्ट्री कराने का। केवल आप कहीं पर टाइपिंग करवा दिए कंप्यूटर में तो क्या हो गया उससे, ठीक है, उसको रजिस्ट्री भी कराना होगा, तो रजिस्ट्री कराना पड़ता है। अब रजिस्ट्री कराने के लिए आप कहाँ जाना? सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। अब जाइएगा तो वहाँ पर रजिस्ट्री इस डीड का, इस ड्राफ्ट का हो जाएगा, ठीक है। उसमें एक नंबर भी, आपको रजिस्ट्री नंबर भी मिलेगा, और ये जो रजिस्ट्री कॉपी है वो क्रेता रख लेगा, क्योंकि ज़मीन भाई वो खरीदा है, उसको टाइटल प्राप्त करना है तो वो रखेगा। बाकी बात अगर विक्रेता चाहता है कि नहीं इसका फोटोकॉपी एक हम रख लें, तो ये फोटोकॉपी करवा करके विक्रेता जो है सो ले सकता है। और जब रजिस्ट्री हो जाएगा तो ज़मीन जो है पूर्णतः ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब जो टाइटल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ए से बी तक, ठीक है। पहले हुआ था एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से कोई काम नहीं, ठीक है। पैसा वगैरह जब मिल गया, ठीक है, जब चीज़ें हो गई तो यहाँ पर जो है एक डीड तैयार किया, इसको रजिस्ट्री करवा लिया, ज़मीन का डायरेक्ट रजिस्ट्री। अब दोस्तों ज़मीन का रजिस्ट्री जैसे ही हो गया, टाइटल ट्रांसफ़र हो गया, माल एक मालिक से दूसरा मालिक बन गया, जो खरीदा है वो मालिक बन गया। बहुत मजबूत पेपर है ये, बहुत मजबूत पेपर है, सिंपल सी बात है, ध्यान में रखिएगा। जो भी ज़मीन खरीदा गया है उसका अगर रजिस्ट्री हो गया तो समझिए कि भाई उस आदमी से जो है वो ज़मीन निकल गया, वो प्रॉपर्टी निकल गया, रजिस्ट्री हो गया उसका। अब ये रजिस्ट्री जो है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में वैसे सिंपली नहीं हो जाएगा, वहाँ पर पैसे लगते हैं भाई, वैसे थोड़ी नहीं। और हर स्टेट में इसका जो टैक्स लगने का जो ये है स्लेब है वो अलग अलग है। तो मैं मोटा मोटी मान लेता हूँ कि 5 से लेकर के 12% के आसपास लगते हैं, 5 से लेकर के 12% तक। जैसे कि हो सकता है कि 15 लाख अगर टोटल है, अगर 10% लग रहा है आपके स्टेट में तो फिर वही 1.5 लाख के आसपास जो है सो रजिस्ट्री कराने में लग जाएगा। 5% लग रहा है तो वही 75,000 के आसपास लग जाएगा। तो रजिस्ट्री का जो फीस होता है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करना पड़ता है। और इससे जो है राज्य सरकार को भारी भरकम जो है टैक्स प्राप्त होती है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन जो है ए से बी ने खरीदा, कभी क्या करेगा, बी जो है बेचेगा सी को, सी बेचेगा डी को, तो एक ही प्रॉपर्टी कई बार मतलब बिकते रहते हैं। तो वैसे कंडीशन में टैक्स हमेशा लगता है, और एक ही ज़मीन पर टैक्स सरकार के पास कई बार चला जाता है, ठीक है। तो एक अच्छा माध्यम है, अच्छा जरिया है सरकार को टैक्स प्राप्त करने का, ये ज़मीन की खरीद बिक्री के मामला में, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा टैक्स है और ज़मीन का खरीद बिक्री, प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री हमेशा तो लगा हुआ रहता है। कई राज्यों में मैंने देखा है कि लेडीज़ के नाम पर अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गया है तो उसमें कई तरह के छूट भी होते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और उसका कुछ टाइम भी रहता है कि भाई अगर लेडीज़ इतना दिन में जब अपने नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे तो फ्री हो जाएगा, 1 रुपया लगेगा, 100 रुपया लगेगा, इस तरह से भी कभी ऑफर आता है, तो उस ऑफर का लाभ उठाइएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप समझ गए कि भाई रजिस्ट्री जो है हो गया तो टाइटल ट्रांसफ़र हो गया। हालांकि इसके बाद भी एक दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है जो एक ब्लॉक में होगा, ठीक है, तहसील मतलब जिस ब्लॉक का ज़मीन है उस ब्लॉक में होगा, ठीक है। यानी कि जिसका ज़मीन आप खरीदे हैं उसके खाता से जो है उतना ज़मीन हटा दिया जाएगा और आपके जो खाते में जो है आपके जमाबंदी में उतना जोड़ दिया जाएगा। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। चलिए, अब इतना होने के बाद मान के चलिए बी जो है खरीद लिया ज़मीन, अब इसके पास रजिस्ट्री कॉपी मिल गया, यानी कि केवाला इसको मिल गया, ठीक है। अब ज़मीन पर जो है ये मतलब कब्जा भी कर लिया। लेकिन कभी कभी कैंसल का भी नाम सुने होंगे। अच्छा, इससे पहले हम ये बता देते हैं आपको कि देखिए, जब भी ज़मीन आप खरीदते हैं या कोई भी खरीदता है तो क्या करना चाहिए, जब मान के चलिए ए और बी के बीच में जैसे ही रेट पानी तय हुआ ना, जैसे ही एग्रीमेंट हुआ ना, तो क्या करना चाहिए, बी को जो है इसमें बाउंड्री वगैरह काम वगैरह थोड़ा बहुत चालू कर देना चाहिए। इसलिए अगर आसपास में किसी को आपत्ति है तो आपत्ति जताएगा, ठीक है, और आपको पता चलेगा वहाँ के विषय में, और आप पूरा तरीका से फंसेंगे नहीं, क्योंकि आप 10% दिए हैं, आपका 10% ही पैसा डूबेगा, ठीक है। या हो सकता है कि वापस भी मिल सकता है, या फिर केस मुकदमा ये सब चक्कर में पड़िएगा तो फिर बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। तो क्या करना है, जो भी व्यक्ति खरीदे कुछ पैसा एडवांस दिया, वैसे ही बाउंड्री वगैरह कर दे, या फिर जो कुछ भी वहाँ ट्रेंच वगैरह कुड़वाना है, जो करना है कीजिए, लेकिन वहाँ पर काम, ताकि आसपास का अगर कोई आदमी खरीदा हो पहले या कुछ किया हो तो ऐसे कंडीशन में पता चल सके। इस बात को ध्यान में दीजिएगा। चलिए, अब कई बार आप जो है रजिस्ट्री टूटने के विषय में सुने होंगे कि भाई रजिस्ट्री टूट भी जाता है। मतलब कि मान के चलिए कि ए से बी जो है ज़मीन खरीदा, रजिस्ट्री भी कराया पैसा दे करके, इसको 15 लाख और 1-1.5 लाख रुपया रजिस्ट्रार ऑफिस में भी दिया, लेकिन फिर भी जो है
कभी कभी ये रजिस्ट्री जो है टूट जाता है। अब टूटता कैसे है, टूटने के कुछ कारण हैं, ठीक है। कभी कभी एक ही ज़मीन का जो है रजिस्ट्री 2 बार हो जाता है, ठीक है, पहले भी हुआ बाद में भी हुआ, तो उस तरह से मामला जो है कोर्ट में जाएगा और कोर्ट फैसला सुनाएगा कि भाई कौन सा रजिस्ट्री को तोड़ा जाए, ठीक है। तो पहले वाला रजिस्ट्री को मान्य ठहरा दिया जाएगा और बाद वाला रजिस्ट्री खारिज हो जाएगा, और जो भी है जो बेचा है 2 बार उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह लग जाएगा, ठीक है, रिटर्न करना पड़ेगा पैसा, ये सब कोर्ट का दायित्व है, ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मान के चलिए कि जो ये ज़मीन है, जो पहला रजिस्ट्री किया गया था वो गलत किया गया था, ठीक है, और बाद में किया गया वो सही किया गया, बाद का रजिस्ट्री सही है और पहले रजिस्ट्री गलत है, तो वैसे कंडीशन में जो बाद में खरीदा है उसी के नाम पर वो ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाता है। समस्या, फिर दोनों केस करेगा तो जिसका कोर्ट का ये दायित्व है कि वो क्या करेगा नहीं करेगा वो अपना समझे, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती है। और भी कई कंडीशन है कि जिससे रजिस्ट्री ये जो केवाला है वो टूट सकता है। जैसे कि मान के चलिए कभी कभी बहुत बड़ा ज़मीन है, बहुत बड़ा पैसा लग रहा है, तो उसमें पूरा रकम नहीं दिया गया है। अब जब रकम नहीं दी, कम ही रकम दे करके रजिस्ट्री करा लिया गया और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है कि भाई इतना दिन तक जो है पैसा दे देना है पूरी, और मान के चलिए क्रेता नहीं दे पाया, तो वैसे कंडीशन में भी जो है केवाला टूट सकता है, ठीक है, और टूट जाएगा भी। और क्या ये अंदाजी टूट जाएगा, रजिस्ट्री ऑफिस में टूट जाएगा? नहीं, जो भी टूटेगा फूटेगा सब कोर्ट के अंदर होगा, जजमेंट के आधार पर होगा, जो कोर्ट का फैसला होगा उसके आधार पर तय होगा कि टूटा या फिर जुटा। क्लियर, अंदाजी टूट नहीं जाएगा। कई बार जो है चेक भर के दे दिया जाता है कि हाँ भाई इतना दिन के अंदर जो है हम दे देंगे, ठीक है, चेक बाउंस का भी केस लगता है, ये लगता है वो लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उस आधार पर अगर मान के चलिए क्रेता बाद में अगर पैसा नहीं देता तो वैसे कंडीशन में रजिस्ट्री खारिज हो सकता है, ख़त्म हो सकता है कोर्ट के आदेश के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको हर चीज़ें समझ में आ गई होगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सेल डीड जो है क्या है, यानी विक्रय लेख कैसे तैयार होता है, क्यों तैयार होता है, ठीक है, क्या इसका पावर है, ठीक है, कैसे टूट सकता है। बाकी बात जीवन भर याद रखिएगा, बहुत मजबूत पेपर है, बहुत मजबूत पेपर है, ठीक है। जब सर्वे होता है, मान के चलिए कहीं पर आप ज़मीन खरीदे हैं और सर्वे हो रहा है, तो उस समय आपको आपसे जो है यही वाला केवाला मांगा जाएगा कि भाई केवाला दिखाइए कि आप ज़मीन को खरीदे हैं, ठीक है, और जब दिखाइएगा सही ठहरेगा तो उसी के आधार पर नक्शा कट जाएगा। सोचिए इतना इसमें पावर है, छोटा मोटा नहीं समझना है। सरकार को आप टैक्स दिए हैं भाई, तो सरकार का भी दायित्व है कि भाई आपके अधिकारों का रक्षण करे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझिए, और केवाला को जो है ये नहीं कहना है कि भाई इससे भी और कोई बड़ा कागजात कुछ नहीं होगा, ठीक है, बहुत बड़ा कागज़ है ये विक्रयनामा। जब खरीद बिक्री की बात होती है तो जब रजिस्ट्री हो गया ना रजिस्ट्रार ऑफिस में, बहुत बड़ा वो पेपर बन जाता है। क्लियर। और भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के कई तरीके हैं जिसको मैं बाद में चर्चा करूंगा। अभी एक ही दिन में जो है एक ही बार में सारा चीज़ होगा तो वो भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है, तो बाद में करने का प्रयास करेंगे। क्लियर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।